मोहब्बत प्यार हमदर्दी मेरा ईमान लिख देना। मोहब्बत प्यार हमदर्दी मेरा ईमान लिख देना। कहीं गीता कहीं बाइबल कहीं कुरान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। एक हसीना थी एक देश था, क्या समा क्या उम्र क्या जमाना था। एक हसीना थी एक देश था, क्या समा क्या उम्र क्या जमाना था। जी, सुरक्षा पे कभी सेंध नहीं लगना चाहिए। आते हैं वेराइटीज में, अलग अलग मानो कश्मीरी कढ़ाई होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, बहुत सारी वेराइटी होती है। सुपर, ये रेसलर हैं दोनों। वो है प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये तहजीब हमारी शान है, हमारी पहचान है और हमारा हिंदुस्तान है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए कानून बराबर का बनाया है। जब अल्लू अर्जुन को जेल हो सकती है तो बाबा योगी को क्यों नहीं? क्योंकि उनके फेलियर के कारण से इतने लोगों की जानें गई हैं। उन पर भी क्या मुकदमा चलेगा? क्या उनको भी जेल होगी? और होनी भी चाहिए कि कानून सिर्फ एक ही भाषा जानता है, वो है अपराध का। जब जब हिंदुस्तान पर कभी मुसीबत आई है तब तब हिंदुस्तान के लोगों ने एकता का प्रतीक बने हैं और सब जाति धर्म भुलाकर एक साथ रहे हैं और हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान की मर्यादा को बनाया है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ बागेश्वर जी ने बोला था कि जो प्रयागराज नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा। कहते हैं आप भी जाइए, मौत को गले लगा लीजिए, मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। आप भी। इनको शर्म आनी चाहिए अनाप शनाप बातें करते हुए। भगवा चोला की रिस्पेक्ट करिए। भगवा चोला आप ओढ़ के चढ़ते हैं ना, ये हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। और आप लोगों को ही, और आप जैसे कितने बाबाओं को मिर्ची लग गई जब ममता कुलकर्णी साध्वी बनी, महामंडलेश्वर बनी। क्यों लगी? आप लोग कमाने आए हो और वो सब कमा के छोड़ कर आई हैं। ये फर्क है आप में और ममता कुलकर्णी में। और तनख्वाह कितनी मिलती है? 7,000। और कितने घंटे की है? 8 बजे से न 5 बजे लग। 8 से 5 बजे तक का 7,000 रुपए मिलता है ना? पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब अगर हमें प्यास लगे तो रहते हैं, पानी कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं। और रास्ता मिट्टी लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। मोहब्बत प्यार हमदर्दी मेरा ईमान लिख देना। मोहब्बत प्यार हमदर्दी मेरा ईमान लिख देना। कहीं गीता कहीं बाइबल कहीं कुरान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। जी, एक हसीना थी एक देश था, क्या समा क्या उम्र क्या जमाना था। एक हसीना थी एक देश था, क्या समा क्या उम्र क्या जमाना था। जी,
गले में दर्द होने लगा क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, फिर भी बता देता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हिंडन एयरवेज है जहाँ पर शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ रुकी हुई थी और ये देश का सबसे बड़ा एयरवेज है। एक्चुअली ज्यादा चीजें नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि ये देश की सुरक्षा की बात है और सुरक्षा पे कभी सेंध नहीं लगना चाहिए, इसलिए इसके और चीजें नहीं दिखाऊंगा मैं अब अंदर की तरफ जाऊंगा। ये कई किलोमीटर में फैला हुआ है जहां पर यहाँ के स्टाफ रहता है, एयरफोर्स के लोग रहते हैं, शेख हसीना जी भी और भी पहले भी आकर रहे हैं, कई और सेलिब्रिटी नेता रहते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा अंदर की बातें नहीं बताऊंगा ना दिखाऊंगा क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। अभी यहाँ पर मेरी एक मुलाकात होती है जो जम्मू कश्मीर से हैं और जो यहाँ पर अपनी दुकानदारी करने आए हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? सोहेल। सोहेल। तो सोहेल आप कहाँ के रहने वाले हो? जम्मू कश्मीर के रहने वाले। क्या करते हो? मैं कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर से डायरेक्ट आए हो? हाँ, डायरेक्ट आए। डायरेक्ट यहाँ पर? डायरेक्ट आए हैं, हमने रूम ले रखा है। कहाँ पर? दिल्ली दरियागंज में। दरियागंज में। अच्छा, तो कितने दिन रहने वाले हो यहाँ? हम रहते हैं यहाँ 3 महीने के लिए। तो मतलब ऐसा क्या बेच रहे हो कपड़े में जो आपको जम्मू कश्मीर से दिल्ली आना पड़ा? ये हम आते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठंड पड़ती है, इसलिए हम आते हैं यहाँ कपड़े बेचने के लिए। अच्छा, हाँ। आप कपड़े दिखाओगे थोड़े से मुझे? आए। मैं इनका कपड़े देख लेता हूँ जो जम्मू कश्मीर से आए हैं स्पेशली कपड़े बेचने के लिए, वो भी दिल्ली में। अब हम थोड़े से इनके कपड़े दिखा लेते हैं। हाँ जी, आज आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। आप भी साथ में ही हो? कपड़े बेचने आए हो? कपड़े बेचने आए। तो मतलब ऐसा क्या है कि यार जम्मू कश्मीर से सीधा यहाँ आ रहे हो कपड़े बेचना? क्या है इस कपड़े में ऐसा कुछ? ये खास होता है, फेमस कश्मीर का कपड़ा। हाँ, इसलिए यहाँ आते हैं अच्छा। कपड़े बेचने। आप भी? हाँ, ये खास होता है यहाँ के लोगों के लिए, वहाँ कश्मीर के ये नमूना होता है। अच्छा, हाँ, ये नमूना होता है। क्या खास बात है इसमें जरा? इसमें है देखो, ये मानो हर तरह की वैरायटी आती है हमारे पास, अलग अलग है, मानो अलग ही लुक मिलता है इसमें। बहुत सारे आते हैं वैरायटी इसमें, अलग अलग मानो कश्मीरी कढ़ाई होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है। अच्छा, पश्मीना होता है, कानी, सनी पश्मीना, अलग अलग सब तरह के होते तो हैं। ये क्या दिल्ली में भी तो पाए जाते हैं ये? हाँ, दिल्ली में भी पाए जाते हैं। हाँ? तो ये स्टॉक लेकर आए हो जम्मू कश्मीर से या फिर यहाँ से परचेज करोगे? आता रहता है कश्मीर से आता रहता है। हाँ। अच्छा, तो अभी आप लोग वापस चले जाओगे? हाँ, हम जाएंगे 20-25 फरवरी तक। बस 20-25 फरवरी को यहाँ से निकल जाओगे, है ना? कितनी सेल कर लेते हैं, मतलब कितना टारगेट लेकर आए हो आप लोग? बता नहीं सकते हैं ये। फिर भी कितना, मतलब फरवरी में जाओगे तो 1-8 महीना तो रुकोगे? हाँ, रुकेंगे। कितना नंबर तक उम्मीद होती है कि यहाँ से आपका बिजनेस हो जाता है? नंबर मतलब कितने तक की सेल हो जाती है? होते हैं 2-4 लाख से। 2-4 लाख हो जाता है? ओह, वेरी नाइस यार, सुपर यार। पहुँच चुके हैं अंदर और बच्चों के साथ कुछ क्रिकेट खेल लेते हैं, इनके साथ मिलके थोड़ा खेल लेते हैं ताकि बच्चों का मनोबल बना रहे। और मुझे खिलाओगे? खेले? हैं? तो शुरू करते हैं, ठीक है? बॉलिंग कौन कराएगा? हैं? तो गाइज आज हम बॉलिंग करवाने वाले हैं अंकल को। बोल्ड होते हुए दोबारा ये बोल्ड हो गए अंकल। बहुत दिनों बाद मैच खेल रहे हैं। अभी अंकल बहुत दिनों बाद खेल रहे हैं इसलिए बोल्ड हो गए। अभी अच्छे से खेलेंगे, अब छक्के मारेंगे। मेरी जगह आपने ले लिया। आगे अब तेरी और लग गई। छक्का मारते अंकल ने। सुपर सुपर। आगे तो दिखाओ यार, दिखाना भाई। तो दिखाया नहीं यार। छक्का मार दिया। ओ तेरी कहाँ गई? अबे कहाँ गई? सुपर। एक बार जोरदार क्लैपिंग नहीं मारा, 6 मारा ना मैंने। वाह, वेरी नाइस यार। Once again. Wow.
मैं बचपन की यादें बोलते रहो मुझे। बचपन की यादें हेलो, ताज़ा हेलो। हो गई मेरी। अरे तेज तो बोलो। ओ तेरी चलो चलते। ओके थैंक यू बेटा। मैंने बच्चों के साथ मैच खेला और काफी सालों बाद बैट को हाथ लगाया और आज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो गई मेरी। हाँ हाफ गया पर अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ सही खेला मैंने। हाँ बहुत बहुत अच्छे खेले। आपने है बहुत अच्छा खेला बहुत आपने। अच्छा खेला। थैंक यू यार, ऐसी तारीफ करने के लिए थैंक यू। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत पार्क है और आप पूरे दिन भी घूमेंगे तब भी नहीं घूम पाएंगे। कई जगह पार्क हैं, कई खेत खलियान है, कई टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर ये सिटी फॉरेस्ट का पूरा नज़ारा है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे अपनी तैयारियां करते हैं। क्या नाम है? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या नाम है? अन्नी। तो क्या कर रहे हो? रनिंग हाँ रनिंग इस टाइम? हाँ किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं तो रेसलर हूँ। हाँ रेसलर रेसलर हो? कहाँ पर? यही हिंडन अखाड़े पे करता हूँ कुश्ती। ओह वेरी नाइस यार। तो आगे की क्या तैयारी है? आगे की वो इंडिया टीम में सेलेक्ट होना। इंडिया टीम में सिलेक्ट होना। कौन सी क्लास में हो? 10th 10th में हो। तो कितने किलोमीटर रनिंग कर लेते हो रोज? मैंने रेंज है मेरी 20 की। हाँ। 20 में कर लेते हो? तो क्या कब तक उम्मीद करें कि आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका? वही हो जाएगा 22-23 में। गुड वेरी। ये देखो एक बच्चा और मिला। यहाँ पर इस पार्क में क्या होता है कि हर बच्चा अपने स्पोर्ट की तैयारी कर रहा होता है। कोई इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होना चाहता है तो कोई किसमें, सबके अपने अपने ड्रीम है। स्पोर्ट के सारे बच्चे यहाँ पर अपनी रनिंग कर रहे होते हैं। कई किलोमीटर में फैला हुआ ये पार्क है जो इंडियन एयरबेस के पास में ही है। ये उसी का एरिया लगता है। हाँ बेटा आपका क्या नाम है? अंश शुक्ला। अंश शुक्ला। तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं रेसलर हूँ। रेसलर हो? आप भी रेसलर हो? कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में हो 10th में हो। तो आगे कब तक सिलेक्शन होने का है? 1 साल और। 1 साल और। बेस्ट ऑफ लक यार। और चैनल सब्सक्राइब करो। ये रेसलर हैं दोनों और अभी बच्चे हैं ये 10th क्लास के और जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ पर ऐसे आर्मी के, एयरबेस के और भी कितने तरह के बच्चे आते हैं, अपनी तैयारियां करते हैं, रनिंग करते हैं और तरह तरह के खेल भी खेलते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन जब लिखा गया था 1905 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा, तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनके इस लाइन का कितना प्रैक्टिकल होगा 120 साल बाद प्रयागराज में। 120 साल बाद इस लाइन का महत्व प्रयागराज में देखने को मिला। 59 लाख की आबादी वाले प्रयागराज में जब 10 करोड़ लोगों का आस्था की डुबकी लगाई जाती है, प्रशासन की नाक में दम हो जाता है, उनकी सांस फूलने लगती है, भगदड़ होता है, व्यवस्था फेल हो जाती है, ट्रेनें रुक जाती हैं, चक्के जाम हो जाते हैं, रोडें भर जाती हैं, तब नजर आता है गंगा जमुना तहजीब। तब खुलते हैं मंदिरों के, मस्जिदों के, चर्च के, गुरुद्वारों के दरवाजे। ये होती है एकता की मिसाल जब दी जाती है प्रयागराज में। सभी श्रद्धालुओं के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनकी सेवा में जुट जाते हैं लोग, चाहे वो कंबल से हो, खाने से हो, पीने से हो, सोने से हो, बिस्तर से हो, सेवा से हो, या किसी भी तरह की सेवा की जरूरत हो, तत्पर रहे हैं। यह है वो तहजीब, वो है प्रयागराज, वो है प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब। मैं इसीलिए कहता हूं, कितनी भी नफरत फैला ली जाए इन नेताओं के द्वारा, कितने भी आग उगल दिए जाए इन नेताओं के द्वारा, पर हिंदुस्तान जीता है प्यार में, विश्वास में। जब अपना दर्द से कहर रहा होता है तब सीना छल्ली छल्ली हो जाता है, तब खोल दिए जाते हैं दरवाजे मस्जिदों के,
चर्चों के, गुरुद्वारे के और अपनों को के घाव पर लगाया जाता है मलहम। ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है कि आज भी हमारा देश इस चीज की, इस परंपराओं को अच्छे से मानता आया है और मानता रहेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये तहजीब हमारी शान है, हमारी पहचान है और हमारा हिंदुस्तान है। बेशक नेता अपनी सियासत के लिए कितनी भी नफरत क्यों ना फैला लें, क्यों ना भाई भाई का बंटवारा करवा दें, क्यों ना अपने वोट बैंक के लिए राजनीति की रोटियां सेकें और जातीय धर्मों को बंटवारा कर दें। सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, व्यवस्थाएं फेल तो रही, पर जनता ने, विभिन्न धर्मों ने मिलकर इस व्यवस्थाओं को संभाल लिया और एक नई मिसाल कायम किया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। संगम की रेती और गंगा की अविरल धारा पर लगे महापर्व महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से हमारे बीच में आकर के रात गुजारी, शहर की मस्जिद और मदरसों को रात के वक्त जिस तरीके से हम लोगों ने खोलने का काम किया और जिस तरीके से श्रद्धालुओं को हम लोगों को खिदमत करने का मौका मिला, ये यकीनन हम लोगों के लिए बड़े ही फक्र की बात है। ये हम लोगों के लिए खुशनसीबी का मौका था कि श्रद्धालु हमारी मस्जिद और मदरसों हमारे घर में रुके हैं। हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं खूब इनने भैया बहुत कुछ। जो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं लोग और यहाँ आके किसी तरह से फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जी जी। तो वो सारे लोगों को हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते कुछ न कुछ दे रहे हैं। हालांकि वो चीज जो हम दे रहे हैं वो इनके भूख को और प्यास को नहीं मिटा सकती, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है। अल्लू अर्जुन ने अपने पुष्पा 2 के ट्रेलर पे प्रचार पर जब सिनेमा घर में भीड़ हो गई थी और एक महिला की मौत हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेजा था, पेनल्टी लगाया था, तो क्या यहाँ पर योगी सरकार पर भी पेनल्टी लगेगी, उनको जेल होगी? क्यों ना लगाई जाए? कानून सबके लिए बराबर क्यों ना हो? कानून की कोई सीमा नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए कानून बराबर का बनाया है। जब अल्लू अर्जुन को जेल हो सकती है तो बाबा योगी को क्यों नहीं? क्योंकि उनके फेलियर के कारण से इतने लोगों की जानें गई हैं। उन पर भी क्या मुकदमा चलेगा? क्या उनको भी जेल होगी? और होनी भी चाहिए कि कानून सिर्फ एक ही भाषा जानता है, वो है अपराध का। जब जब हिंदुस्तान पर कभी मुसीबत आई है, तब तब हिंदुस्तान के लोगों ने एकता का प्रतीक बने हैं और सब जाति धर्म भुलाकर एक साथ रहे हैं और हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान की मर्यादा को बनाया है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है
और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम हैं विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे, आई एम नेमिंग आउट देम, जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी? इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं चीजों को? पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 2 रुपए की बड़ी सुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, ठंडा जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अब तो जेल में आना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद कौन? योगी। मैं यहाँ की कुछ चीजें और दिखा देता हूँ। यहाँ के ग्रीनिश, यहाँ का एनवायरनमेंट कितना शांति वाला एरिया है और कितना बड़ा एरिया है। यहाँ पर आसपास के बच्चे जितने भी हैं सब आते हैं, अपनी तैयारियां करते हैं अपने स्पोर्ट्स को लेकर, या यहाँ से काफी बच्चे नेशनल इंटरनेशनल गेमों में सिलेक्शन हुआ है उनका। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये बच्चे सारा दिन यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है और ये एरिया कितना ग्रीनिश है, शांति वाला एरिया है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई, कि मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। जब महाकुंभ लगा था तो बागेश्वर जी ने बोला था कि जो प्रयागराज नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, या आर्मी से हैं, किसी भी तरह के लोग हैं, कहीं भी हैं, तो क्या वो देशद्रोही हैं? जैसा कि बागेश्वर बाबा ने बोला था कि जो प्रयागराज नहाने नहीं जाएगा देशद्रोही कहलाएगा। ठीक है, जो लोग गए उनकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए बाबा जी आप? उनकी मौतें क्यों हो गई? कहां थे आप? और अभी आप क्या अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हो? प्रयागराज के किनारे जिनकी मौत हो गई है वो मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, तो बाबा जी आप नहीं चाहोगे कि आपको मोक्ष प्राप्त हो, या आपका परिवार नहीं चाहेगा कि मोक्ष प्राप्त हो, या आपके बाबा और सभी लोग नहीं चाहेंगे कि मोक्ष प्राप्त हो? क्यों लेते हैं वीआईपी और वीवीआईपी सुरक्षा और वीआईपी के दायरे में कहीं जाते हैं? आप भी जाइए, मौत को गले लगा लीजिए, मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। आप भी तो ये काम कर रहे हैं मोक्ष के लिए, करिए ना। अनिरुद्धाचार्य या बाबा बागेश्वर, इस तरह की जिनकी उम्र 28 साल, 26 साल, 35 साल है, हजारों साल सनातनी और हिंदुत्व की बात करते हैं, इनको खुद का तो अपना पता नहीं होता, लोगों की मौत के साथ, लोगों की आस्था के साथ, लोगों की दर्द के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। अनाप शनाप बातें करते हुए भगवा चोला की रिस्पेक्ट करिए। भगवा चोला आप ओढ़ के चढ़ते हैं ना, ये हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी आड़ में आप अनाप शनाप कुछ भी बकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों लेते हैं वीआईपी सुरक्षा? आप तो बाबा है ना, क्यों लेते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी प्रोसेस क्यों करते हैं? जितने भी बाबा हैं या जितने भी नेता हैं, आपका कोई नहीं मरा ना। मरता तो समझ में आता, ये भाषणबाजी कम हो जाती, या नहीं करते आप भाषणबाजी? दाल रोटी और रोजी रोटी कमाने के लिए आप इस हद तक जाएंगे आप लोग? आपसे अच्छी तो ममता कुलकर्णी है कि उसने अपना सब कुछ स्टारडम, पैसा, दौलत, शोहरत, स्टारडम, लाइफ सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनी, साध्वी बनी और आस्था में विश्वास रखती हैं वो। और आप लोग सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी पहचान और नाम शोहरत बनाने के लिए ये सारा काम करते हैं। और आप लोगों को ही, और आप जैसे कितने बाबाओं को मिर्ची लग गई जब ममता कुलकर्णी साध्वी बनी, महामंडलेश्वर बनी। क्यों लगी? आप लोग कमाने आए हो और वो सब कमा के छोड़ कर आई हैं। ये फर्क है आप में और ममता कुलकर्णी में। ये फर्क है अनिरुद्धाचार्य में, आप में, और आप जैसे कितने बाबाओं में और ममता कुलकर्णी में। ममता कुलकर्णी किसी पहचान की मोहताज नहीं, किसी दौलत, शोहरत, किसी स्टारडम या किसी चीज की मोहताज नहीं है, लेकिन आपकी तरह लोगों को, जनता को, ये देश को बड़गलाती नहीं है। ये समझना होगा आपको, ये समझना होगा देश की जनता को। ये बहुत शांति वाला एरिया है, बहुत शांत फील होता है।
आप कभी भी आपको अशांति महसूस हो और कभी भी उथल पुथल चल रही हो जिंदगी में, तो आप यहाँ आइए, शांति से कुछ घंटे बिताइए। आपको एक अजीब तरह का एक ऊर्जात्मक एहसास होगा। तो ये देखिए खेत खलियान, यहाँ की चीजें, ये बच्चे जो देश का भविष्य है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बच्चे पूरे ग्रुप वाइज करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जिनको देश के लिए कुछ करना है। तो मैं ये पूरा पार्क मैंने आपको घुमा दिया है और इसी तरह से मैं आगे चलता हूँ और सारी चीज़ें घुमाऊंगा आपको। तो इन बच्चों का भविष्य की हम कामना करते हैं कि ये अच्छे भविष्य की तरफ जाएं और इनका सोचा हुआ फील्ड इनको वहां पे महारत हासिल करे। हाँ भाई अनिवेश पसीने से तरबतर हो चुके हैं ये लोग। अभी तक स्कूल की तरफ से खेलते हो? हाँ, मैंने एक मैच खेला दंगल का। दंगल खेला है? हाँ। क्या मिला वहां से? गोल्ड। ओहो, और तुम्हारे दोस्त ये लोग पीछे क्यों हट रहे? सारे गोल्ड मिले। सारे गोल्ड वाले हो? ये बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और मैं भी यहाँ घूमने आया था, तो मैंने कहा कि जब घूमने चल ही रहा हूँ तो फिर थोड़ा सा बच्चों का कुछ कवरिंग कर लेता हूँ। तो इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो ऐसी कामना करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। ये आपको ऐसा, आज छुट्टी के पल थे, बहुत समय बाद छुट्टी मिली है, तो हमने सोचा कुछ ग्रीनिश भी दिखा दें आपको। और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हद कर दी आपने, हद कर दिया। ये पार्क है जो ये कम से कम 100 बीघे में फैला हुआ है। 100 बीघे का पार्क है। पर यहाँ के लोग जब कहते हैं कि भाई जब ये अखिलेश यादव की सरकार थी तो यहाँ पे पूरी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनिश था, बहुत ज़्यादा सुविधाएं थी, लेटरिन, बाथरूम, पानी, हर चीज़ की थी। पर जब से योगी साहब आए हैं इन्होंने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। यहाँ किसी की चीज़ें टूट फूट चुकी हैं और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होती चली जा रही हैं। जो योगी जी को ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे लोग हजारों सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है, तो यहाँ की सुविधा देना उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। आप लोग यहाँ काम करते हो क्या? हाँ? अच्छा, आप लोग मतलब कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? आप लोग कब से काम कर रहे हो? इधर आओ बेटे, इधर आओ बेटा, आओ, बंद कर लो, आओ इधर आओ, आ जाओ। कब से काम कर रहे हो? अरे साल भर ही हो गए काम साल भर से हो गया। तो तनख्वाह टाइम पे आ जाती है? हाँ। अच्छा, तो परमानेंट हो आप लोग? अच्छा, आप भी करती हो? हम करे, सब लोग करते हैं। सब लोग करते हो? और तनख्वाह कितनी मिलती है? 7,000। और कितने घंटे की है? 8 बजे से न 5 बजे लग। 8 से 5 बजे तक का 7,000 रुपए मिलता है ना? तो यहाँ पे सुविधाएं तो नहीं इतनी ज्यादा, लेटरिन बाथरूम सब टूटा पड़ा हुआ है? अच्छा, तो ये आप लोगों का ये सारा काम है? ये इस तरह के लोग हैं जो यहाँ पर लगे रहते हैं और इतने 10-10, 12-12 घंटे की नौकरियां करते हैं, पर इनको इनकी तनख्वाह देखो 7,000 रुपये ही मिल पाती है। समझ रहे हो? 7,000 रुपये में, है ना? 7,000 रुपये में ये लोग कैसे अपना दिन परिवार चलाएंगे, गृहस्थी चलाएंगे, क्या होगा? ये योगी साहब को सोचना चाहिए, देखना चाहिए इन गरीब लोगों के लिए भी कि ये लोग अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, 10-12 घंटा देते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं, पूरे चीज़ों की देख रेख करते हैं, है ना? तो इनकी ये वेतन बढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए। योगी जी आप सारा टाइम करते क्या है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आपसे महाकुंभ नहीं संभाला गया,
आपके लोगों की इनकम नहीं बढ़ाई जा रही है, रोजगार नहीं दे पा रहे हो। योगी जी देखिए, आप योगी जी हैं ठीक है, पर आप प्रदेश के बारे में, गरीबों के बारे में, SC ST के बारे में सोचिए जरा। आप देश और प्रदेश कहां लेकर जाओगे, या सोचिए। इनका पूरा मेहनताना मिल सके, ऐसा मैं योगी साहब से अनुरोध करता हूं कि इनको पूरा मेहनताना मिले। 10-12 घंटे की नौकरी करते हैं पर 7,000 ही मिलते हैं। देखिए जरा कैसे मेहनत करते हैं ये लोग। ये हैं 10-10, 12-12 घंटे लगे रहते हैं, पर योगी साहब को कहाँ बिजी रहते हैं, क्यों बिजी रहते हैं, कहाँ, कुछ समझ नहीं आता। योगी साहब को सोचना चाहिए, देखना चाहिए उनके प्रदेश में क्या हो रहा है, कितना वेतन है, कितने रोजगार हैं, क्या नहीं है। अगर आप राजनीति के फील्ड में आए हो, वैसे तो नहीं आना चाहिए, आप धर्म है, धर्म का प्रचार करिए, सनातनी का प्रचार करिए, हिंदुत्व का प्रचार करिए और मठ में और मंदिर में रहिए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वही शोभा देता है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि अखिलेश सरकार में यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, चाहे वो टॉयलेट को लेकर हो, पानी पीने को लेकर हो, प्याऊ को लेकर हो, या इसकी मेंटेनेंस को लेकर हो, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। पर आज इसकी हालात आप देखेंगे बहुत ज्यादा बेहतर। वो देखिए टूटा पड़ा हुआ है, सब कुछ टूट फूट में हुआ पड़ा हुआ है। जहाँ पर इसकी कहीं ज्यादा व्यवस्था नहीं, सब कुछ टूटा हुआ है। ये देखिए इसी तरह से नजारे आपको देखिए, वो जो बैठका है वो भी टूटा हुआ है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको पूरे पार्क में नजर आएगी। अब यहाँ पे जो इसकी देखरेख करते हैं, यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो उनसे एक बारी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? इंद्रदेव यादव। हाँ जी, इंद्रदेव यादव। इंद्रदेव, आप कब से हैं यहाँ? 10 साल हो गए जी, 16 में से नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ मैं काफी पहले आया था, तो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी कुछ टूट फूट है, सब चीजें हो रही हैं। क्या इसका कोई देखरेख नहीं कर रहा है? देख रेख करते भी हैं, लेकिन अब ये ऊपर से इनका जब टेंडर नहीं हो रहा है या सफाई नहीं, तो सफाई कहाँ से होगी? जब मजदूर होगा, लेबर होगा, जब ही तो होगी। अच्छा, मजदूर लेबर हटा दिया है? हाँ, टेंडर होता है इसका साल का, 2-2 साल का, लेकिन इंस्टेंट टेंडर अभी हुआ है, एक महीने का टेंडर है। इसमें झाड़ू फाड़ू लगा रहे हैं, तो 2-3 लेबर लग रही हैं, 3। पर यहाँ मैं देख रहा हूँ वो काफी कांच, गंदगी, मतलब काफी गंदगी पड़ी हुई है। हाँ, तो जब लेबर नहीं, जो टेंडर नहीं होगा तो साफ सफाई होगी कहाँ? ये नलका पड़ता है, सब टूटे पड़े हैं, पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब अगर हमें प्यास लगे तो रहते हैं, पानी कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं पानी। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं जिनको खुद के पीने के पानी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है। मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ योगी सरकार से, योगी सरकार आप हर जगह विफल साबित हो रहे हो, हर जगह। आप ना किसी गरीब के हो, ना किसी SC के हो, ना ST के हो, ना OBC के हो, ना किसी आपको क्राउड संभाला जा रहा है, ना प्रयागराज संभाल पाए। हर जगह आप विफल हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। सिर्फ जाति और धर्म और हिंदू मुस्लिम पे ही सत्ता नहीं चला पाएंगे आप। कितने दिन तक चला पाएंगे आप? इससे बाहर निकलिए आप, और अपने प्रदेश के लोगों पर ध्यान दीजिए, उनके वेतन पे ध्यान दीजिए, उनके सुख सुविधाओं पे ध्यान दीजिए, सार्वजनिक संपत्तियों पे ध्यान दीजिए, उनकी देख रेख पर ध्यान दीजिए। पर एक बात बोलो, आप जब भी आप यहाँ आए और यहाँ पर थोड़े से 1-8 घंटे बिताइए, आपको बहुत शांति महसूस होगा। इधर आगे खेत खलियान भी है और बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ पर आपको बहुत सुकून, शांति, शहरों की लाइफ से भीड़ भाड़ हटके दूर से बहुत कुछ एक एनर्जिक फील आएगा। ये देखिए यहाँ पर काम चल रहा है और मिट्टी का वो भाषा मिट्टी लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर टंकी बनाई जा रही है, देखिए। क्या देसी चीज नजर आ रही है यहाँ पर। देखो लोग पेड़ पर चढ़े हुए हैं और कुछ पत्ते तोड़ रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ तो जानूंगा कि ये पत्ते क्यों तोड़ रहे हैं। हाँ जी, तो पेड़ पे क्या तोड़ रहे हो? ये पत्ते हम बकरी के नहीं तोड़ रहे हैं, बकरी पाल रखी है। बकरी पाल रखी है? हाँ। बहुत अच्छा यार, पत्ते तोड़ रहे हो, अच्छी बात है। कितनी बकरियां हैं? मैंने अभी एक पटिया ली है बस। कितनी? एक है अभी। एक है? एक है। तो ये पत्ते ही खाती हैं बकरी? पत्ते भी खाती है, रात भी खाती है। जब रात से ज्यादा झिक जाती है तो पत्ते तोड़ के लेके जाने पड़ते हैं। कुछ गाना गा दो अपनी बकरियों के लिए। गाना क्या गाओगे? गाना कोई मेरे बने। अरे गाओ तो।
हैं? गाओ। जिंदगी के सफर में हाँ बोलो। यही साथ है। अच्छे से गाओ ना यार, हैं? अच्छे से गाओ। अच्छे से हाँ कौन सा गाना गाऊं? कुछ भी गाओ, बोलो। अरे मेरे तो गाना भी कोई याद नहीं है। कुछ भी बोल दो। हैं? कुछ भी। कुछ भी। हाँ बकरियों की नहीं। हाँ। मेरी बकरी मेरे लिए लकी है बहुत। आपकी बकरी आपके लिए लकी है? मेरे लिए लकी है बहुत। बहुत अच्छा। मेरी अम्मी ने दी है वो बकरी मुझे। अम्मी ने दिया है? मेरी अम्मी जान ने दी है मुझे वो बकरी, और मैं उसे पालूंगा। बहुत अच्छा। इनकी अम्मी जान ने ये बकरी दिया है और इस बकरियों के लिए भोजन लेकर जाते हैं यहाँ से, और इनका ये आशीर्वाद है, इनके लिए लकी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।